नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा संसाधन। उससे पहले एक सूचना देनी थी। हालांकि ये सूचना जो है टेक्निकल टीम ने आपको टेलीग्राम के जरिए दे दी है, लेकिन काफी सारे विद्यार्थी जो है अभी भी टेलीग्राम से जुड़े हुए नहीं है, जो सिर्फ क्लासेस से जुड़े हुए हैं या यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। तो साथियों आपको बता दें कि सेकंड ग्रेड की ये चौथी टेस्ट सीरीज एसएसटी की, ठीक है, क्योंकि एसएसटी में आप देखोगे 7 प्लस 1 शिक्षण विधियां ऐसे मिला के कुल 8 तरह के सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसमें से दर्शन शास्त्र की जो है, क्योंकि दर्शन शास्त्र में टेस्ट भी कम बनते हैं, तो यहाँ पे शुल्क भी 50 रुपए ही रखा गया है। और बाकी के जो आपके समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, उनका भी कोई ज्यादा नहीं है, 60 रुपए रखा गया है। तो जिसको जिस सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज की आवश्यकता महसूस होती है वो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता और अदर भी देख सकते हो आप। राजस्थान की स्पेशल और भी आरबीएसई पर आधारित और दे रखी है विद्यार्थियों को लागत मूल्य में। तो जिनको जहां पे जैसे जरूरत महसूस होती है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों सेकंड ग्रेड के जीके से संबंधित जो ओल्ड पेपर है, पुराने पेपर, तो उसके लिए या तो आपको कोई बुक तलाशनी पड़ती है या वेबसाइट से डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर आंसर की वगैरह वो सब। तो ये सारी चीज आप लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाए तो आप ये होम स्क्रीन देख रहे हो ऐप की, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इसके लिए आपको कोई किसी तरह का शुल्क नहीं देना है। ये कोई भी विद्यार्थी जिसने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना होता है उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, तो वो रजिस्ट्रेशन करके और अभ्यास कर सकता है और पुराने जो प्रश्न पत्र उनको देख सकता है, ठीक है। तो अभी 6-7 जो प्रश्न पत्र वो डाले हुए हैं, बाकी टाइप हो रहे हैं 6-7 प्रश्न पत्र, और भी पुराने जो एग्जाम वाले हैं वो भी टाइप हो रहे हैं। तो जैसे टाइप हो जाएंगे इनको पब्लिक कर दिया जाएगा और वो भी इसी के अंदर दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है अभ्यास पुराने प्रश्न पत्रों पर जरूर करें, क्योंकि एक बार आप लोगों को वो पता चलेगा कि पैटर्न कैसा रहता है, एग्जाम मतलब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो सारी चीज। हालांकि क्वेश्चन का लेवल अब बहुत बढ़ गया है, एग्जाम कंपटीशन का लेवल भी बढ़ गया, आप लोगों को सभी को पता है। बाकी जो सुविधाएं हैं उससे अवगत करवाने की कोशिश की है, ठीक है। चलिए आते हैं अपन क्लास पर। पढ़ने जा रहे हैं साथियों भारत के ऊर्जा संसाधन, ठीक है। तो जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है वे संसाधन, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है वे ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। वैसे संसाधन बहुत सारे होते हैं, जैसे आप, मैं, मानव संसाधन है, ठीक है। इसके अलावा और सारे बहुत सारे संसाधन है, जो भी अपन आसपास देखते हैं वो संसाधन है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं साथियों आज ऊर्जा संसाधन की, ठीक है। अपना टॉपिक है भारत के ऊर्जा संसाधन। अब जैसे कृषि उद्योग वगैरह आपके बाकी है भारत के, तो अब अपनी ये क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, तो इसमें आगे जैसे जैसे क्लासेस आएगी वैसे वैसे सारी कंप्लीट करवाता जाऊंगा। तो सबसे पहले साथियों वे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए करते हैं, तो ऊर्जा संसाधन ये पूछा नहीं जाता, कंपटीशन में पूछा नहीं जाता। हाँ, यदि आप आरएस मेंस या कुछ ऐसा एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे आपको ये लिखने की आवश्यकता पड़ती है, और ये वहां जो आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं एग्जाम, उसमें ये काम की चीज है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ समझने के लिए है। फिर अब देखो, अब जो प्रश्न यहां से ये जो चीजें हैं वो प्रश्न बनते हैं। तो साथियों परंपरागत उपयोग के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो है नंबर 1 तो है आपके परंपरागत ऊर्जा संसाधन, और नंबर 2 है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब इन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को मैं नवीकरणीय ही कह दूं तो गलत नहीं है, और ये जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है इन्हें मैं अनवीकरणीय कह दूं तो भी गलत नहीं है, तो क्योंकि इनके गुण यही है। अब देखो यहां पे देखना, परंपरागत ऊर्जा संसाधन जो है साथियों, इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं? जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है, यानी कि अनवीकरणीय, जिसका नवीकरण नहीं किया जा सकता, यानी कि जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, जो जिनको वापस मतलब बनाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि उपलब्धता बहुत सीमित है, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, खत्म हो गए तो फिर टन गोपाल बस की नहीं है, ठीक है। और पुनः उपयोग नहीं हो सकता, कि बार बार उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत गुणधर्म इनका है, बस एक याद है तो दूसरे अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे कोयला है, तो कोयला जो है जितना भाई संचित वगैरह जो भी देखें जितना है उतना ही उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेट्रोलियम है, सेम ऐसा ही प्राकृतिक गैस है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा, खनिज तेल वगैरह, ये सब जो है वो इसमें आपके नवीकरणीय और परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंदर आ जाते हैं। परंपरागत यानी कि अब देखो पहले से
ऐसे याद कर सकते हो कि पहले से प्रयोग में आ रहे थे, ठीक है। और अब जैसे गैर परंपरागत यानी कि नए नए आविष्कार होते हैं। आपको पता है जैसे पहले अपने क्या कहते हैं उससे भाप से ट्रेन चलती थी, तो भाप किससे बनती, कोयले से बनती, तो कोयले से, और ये मतलब परंपरा से चला ही आ रहा था। लेकिन अब सौर प्लेटें वगैरह, इलेक्ट्रिक, ये सारी ट्रेनें चलने लगी, अब सौर प्लेट से बिजली बनती है, तो यानी कि ये नए इजाद हुए हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब देखो नवीकरणीय, जिसका नवीकरण किया जा सकता है, बार बार इनका उपयोग किया जा सकता है, इनकी कोई मतलब ऐसा सीमितता नहीं है। अब सूर्य का प्रकाश है, ठीक है ना, तो सूर्य के प्रकाश में सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य के प्रकाश, अब सूर्य के प्रकाश से क्या सीमित क्या है, बहुत है, बहुत उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि उपलब्धता असीमित होती है और पुनः उपयोग संभव होता है इनका, ठीक है। तो यानी कि एक दूसरे के विपरीत गुणधर्म होते हैं और यहां से ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो ये स्पेशली ध्यान रखना, स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाती है साथियों आपके सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, तरंगीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास आदि, ये सारी चीजें आपके इस गैर परंपरागत के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्जा की दृष्टि से, चाहे आप राजस्थान के ऊर्जा संसाधन पढ़ते हैं, चाहे आप विश्व के ऊर्जा संसाधन पढ़ते हैं, चाहे आप भारत के ऊर्जा संसाधन पढ़ते हैं। ये ऊर्जा संसाधन का वर्गीकरण है जो ऊर्जा संसाधन टॉपिक का नाम आते ही बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्या हुआ भैया, हाँ ठीक है। अब देखो, अब आ गए हैं अपन अगली स्लाइड के ऊपर, और आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा संसाधन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कोयला, ठीक है। पहले के जमाने से कोयले का उपयोग हुआ है, ठीक है ना। जब बिजली का निर्माण नहीं हुआ उससे पहले भी कोयले का जो है उपयोग चला आ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं आज कोयला, और यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। यदि ऊर्जा संसाधन में प्रश्न बनाने का मानस बने एग्जामिनर का, तो सबसे पहला ऑप्शन उसके पास में कोयला ही होता है, ठीक है। तो कोयला, देखो कोयला क्या है कैसे है वो बताने की आवश्यकता नहीं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपन सीधा आएंगे वहां पे जहां पे से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आता है कि भंडारण की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। कोयले के मामले में 5वां स्थान है, ठीक है। विश्व के अंदर 5वां स्थान है भंडारण की दृष्टि से। भारत में विद्युत उत्पादन में कोयले का योगदान साथियों 54% है। अब विद्युत उत्पादन और बहुत तरीके से होती है, ठीक है। ज्वारीय इसमें अपने ज्वारीय ऊर्जा जो होती है इससे भी होती है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा से भी, परमाणु आधारित बिजली संयंत्र भी होते हैं, सारे हैं, ठीक है ना। अपने क्या कहते हैं इसको, जल ऊर्जा से संबंधित है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं। देखो पवन चक्कियां चलती है तो उससे भी ऊर्जा बिजली उत्पादन की जाती है, सभी है। लेकिन उनमें सब में जो है सबसे ज्यादा जो है प्रतिशत वो रखता है आपके कोयला, यानी विद्युत उत्पादन के अंदर कोयले का प्रतिशत जो है वो 54% है, ठीक है। कुल व्यावसायिक ऊर्जा जो है उसकी खपत में कोयले का योगदान है साथियों 67%। अब यहां से ये प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है, इसकी थोड़ी कम रहती है। फिर भी आपके नजरों में ला दिया है मैंने कि यदि बन जाए प्रश्न तो आपके ध्यान में रहे, और आप जब नोट्स बनाते हैं तो आपके पास में संपूर्ण मटेरियल उपलब्ध हो, ठीक है। तो विकास क्रम की दृष्टि से अब देखा जाए साथियों तो कोयले को 4 भागों में बांटा गया है। अब अपन छोटा टाबर आनी जब स्कूल में पढ़ता, जदू कोयला वर्गीकरण, लोह स्क्रू वर्गीकरण ऐसा पढ़ता आया चीजा। जब साइंस पढ़ते थे तो साइंस के अंदर ये चीजें अपन ने पढ़ी थी कि एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, ये सारी पढ़ी। अब वापस पढ़नी है, ठीक है ना। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, ठीक है। अब वापस अपन बच्चों की तरह पढ़ रहे हैं। देखो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा के हिसाब से और गुणवत्ता के हिसाब से इनका वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो एंथ्रासाइट, ये जो है ये कह दो कि आप बेस्ट है, ठीक है। गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो ये बेस्ट है, ये सर्वोत्तम तरह का कोयला है। कौन सा, एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा जो है साथियों 80 से 95% तक कार्बन की मात्रा इसमें उपलब्ध होती है, ठीक है ना। यानी राख कम बनती है इससे और ज्यादा जलता है। फिर दूसरे नंबर पे साथियों आपके आ गया बिटुमिनस। ये दोनों वैसे अच्छे कोयलों के अंदर ही आते हैं। अब ये जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। भाई पहले वाला जो है वो सर्वोत्तम है, दूसरे वाला सर्वाधिक है, थोड़ा सा ही अंतर है, गलती मत करना समझने में। ये तो है सर्वोत्तम यानी कि बेस्ट है, क्वालिटी के अंदर बेस्ट है। देखो एक तो है क्वालिटी और एक है क्वांटिटी, ठीक है।
ये है क्वालिटी में बेस्ट, ये है क्वांटिटी में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सर्वाधिक जो पाया जाता है वो बिटुमिनस। प्रश्न यहीं से ऐसे ही बनते हैं। अब मैं आपको एक एक पर ध्यान ले जा रहा हूं क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है ऊर्जा वगैरह जो जो विद्यार्थियों का इंटरेस्ट बहुत कम रहता है इसमें, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे याद करना है। तो ये यहाँ पे याद करने का तरीका यह है कि ये तो है आपका क्वांटिटी के हिसाब से बेस्ट है, क्वालिटी के हिसाब से बेस्ट है, और ये है आपका क्वांटिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा। कार्बन की मात्रा यहाँ पे 47 से 72%, कई जगह 80% भी देखने को मिलता है। तो ये एक मतलब आप समझ के चले कि इससे थोड़ा सा डाउन वाला ये है। ठीक है, फिर साथियों लिग्नाइट, लिग्नाइट आधारित कोयले संयंत्र बहुत पूछे जाते हैं, खनन क्षेत्र पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है लिग्नाइट के आधार पे यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा लिग्नाइट कोयले की जो मात्रा है साथियों, वो उसमें आपके तमिलनाडु आगे है, दूसरे नंबर पर है गुजरात और तीसरे नंबर पर है राजस्थान। ठीक है, तो ये क्रम याद रखना, TNGJ-RJ। ठीक है, TNGJ-RJ, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, उसके बाद में तीसरे नंबर पे अपना राजस्थान। अब देखो 4 नंबर पे आ जाता है कोयला आपके पीट। अब इन मारवाड़ी में कहूं ना तो हम जो गिया बितोड़ो कोयलो है ना, वो वही है, गिया बितोड़ो थे हम, जो जैसे हिंदी में कहे तो गया गुजरा। ठीक है ना, तो ये मतलब ओ गियो बितोड़ो है, मतलब सब निकृष्ट कह जो वो है। ठीक है, कोयला निर्माण से पहले की अवस्था का ये होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि वाष्प की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कि कोयले के निर्माण से पहले की अवस्था, यानी धुआं बहुत देगा ये। ठीक है ना, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अब आप ही देखो, कोई गीली लकड़ी होती है या कोयला ऐसा ले आते हैं अपन जिसमें 1 मिनट का समय आपसे ले रहा हूं। कई विद्यार्थी कहते हैं कि सर बीच में रिमोट से आप ऊपर देख कर क्या करते हो, ये एसी है ना, धोखेबाज है मेरा। एसी मतलब अपनी पंखुड़ियां ऊपर कर लेता है कई बार, तो आगे पैनल हीट मारता है, ये पैनल पीछे लगा हुआ है ये भी हीटिंग मारता है, और ये एक खोपड़ा ये भी हीटिंग मारता है। तो उसके बाद में अपने क्या है पड़ा ना, थोड़ा सा दुश्वार हो जाता है, तो गर्मी लगने लगती है तो नजर वहीं जाती है कि क्या हुआ तेरे, क्यों रिया बड़े रहे, शांति राख थोड़ी। पीट कोयला, ठीक है, जैसा नाम है पीट वैसे काम है। तो ये क्या है कि जैसे आप देखते हो कोयला अपन जलाते हैं कभी, तो सिगड़ी वगैरह तो सब लगाते होंगे, तो जो ऐसे धुएं वाला एक कोयला आ जाता है बीच में, पता है ना, आप गाल गने दो बिना, क्योंकि धुआं करता है। धुआं किस कारण करता है, जल वाष्प ज्यादा होती है अंदर, तो इस कारण धुआं करता है। ठीक है, तो जल वाष्प की मात्रा 80% तक भी आ जाती है इसके अंदर। कार्बन की मात्रा जो है 27% से भी कम होती है। तो ये सबसे अपने कहते हैं कि घटिया किस्म का कोयला है। अब क्या करें, कहना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया है। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट 4 तरह का है, और चारों तरह आपको समझा दिए। भेजे में बिठा देना बढ़िया से, अच्छी तरीके से। ठीक है, भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र। अब देखो प्रश्न तो है, जहां से बनते हैं वहीं पे अपन चलते हैं। ठीक है ना, तो ये प्रश्न बनने के सभी यही है। अब देखो इसमें है ना प्रमुख क्षेत्र अपन पढ़ेंगे, या ये प्रमुख जो क्षेत्र विशेष रूप से देखे जाए तो जो घाटी क्षेत्र है, जैसे दामोदर घाटी क्षेत्र है, महानदी घाटी क्षेत्र है, वो सारे हैं। ठीक है, और सोन नदी घाटी क्षेत्र वो, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये क्रम पूछे जाते हैं। अब इसमें भी एक तो है उत्पादन की दृष्टि से क्रम, और एक संचित क्षेत्र की दृष्टि से। ठीक है ना, कि संचित मात्रा कहाँ ज्यादा है उसके हिसाब से। तो दोनों क्रम बता रहा हूं, और याद करने का एक तरीका बताऊंगा, रामबाण तरीका है, याद रह जाएगा तो बढ़िया है, दुआएं दोगे, नहीं तो कहीं कौन, नहीं दो तो भी चाल। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ सबसे टॉपर है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रदेश और तेलंगाना, 5-5 बताए हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना 5वें नंबर पे। क्रम पूछे जाते हैं आजकल, अवरोही क्रम, और ये अवरोही ही है। अवरोही यानी ज्यादा से कम की ओर, ठीक है, आरोही यानी कम से ज्यादा की ओर। तो यहां पे ये सर्वाधिक संचित मात्रा के हिसाब से देखें तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे साथियों देखना, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, झारखंड और उड़ीसा यहाँ भी है, झारखंड और उड़ीसा यहाँ है। फर्क इतना है कि यहाँ पे दूसरे तीसरे नंबर पे, यहाँ पे पहले दूसरे नंबर पे। आपको याद करना है CJOC, ये फॉर्मूला याद करना है। ठीक है,
ये फॉर्मूला याद करना है आपको, दोनों के 3-3 याद हो जाएंगे, उत्पादन और संचित दोनों के 3-3 याद हो जाएंगे। कैसे? CJO, पहले के जो 3 है, पेन का चयन करना पड़ेगा अलग, जो पहले के 3 है CJO यानी कि C छत्तीसगढ़, J झारखंड और O उड़ीसा, ठीक है, पहले के 3। आप देखो जो इसके बाद के 3 है यानी कि ये JOC, ठीक है, JOC छत्तीसगढ़ वापस आया, छत्तीसगढ़ से शुरू करना, छत्तीसगढ़ पे लाना। अब बाद वाले जो है आपको पता है, आपको याद रहेगा, मैंने संचित इस तरफ लिखा, आपके दिमाग में जब भी आपके सामने यदि प्रश्न आ गया, आपके दिमाग में ये क्लास घूमेगी और आपके मतलब मस्तिष्क के पटल पे ये चीज सामने आएगी कि संचित इधर लिखा था, उत्पादक सर ने इधर लिखा था, ठीक है, तो संचित इधर लिखा था और ये फॉर्मूला दिखेगा आपको, ठीक है। तो JOC, तो यहाँ CJOC 2 याद रखना है, C से शुरू करना है, C से ही खत्म, छत्तीसगढ़ से शुरू करना है, छत्तीसगढ़ पे खत्म, ठीक है। बीच में क्या करना है? JO, बीच में जय हो, ठीक है, C से शुरू करना है, C पे खत्म करना है, बीच में जय हो। तो CJO छत्तीसगढ़ झारखंड उड़ीसा और JOC झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़, बस 3-3 याद हो गए, बाकी के 2 आप याद कर लेना, आप वैसे ही जैसे आप कर लेते हो वैसे, ठीक है। अपना तरीका था वो ये था और ये आपको बता दिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वापस। अब आते हैं अपने प्रमुख क्षेत्रों के अंदर, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है। दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, यदि ये कहते हैं कि अपन छोटा नागपुर के पठार वाला क्षेत्र है, यानी कि रूर क्षेत्र जो है, भारत का रूर कहा जाता है, वैसे जर्मनी के अंदर है रूर क्षेत्र, खनिज संसाधनों की पर्याप्तता के हिसाब से ही कहा जाता है, तो ये भी है, ये भारत का रूर क्षेत्र कहलाता है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। इसके अंदर स्पेशली झारखंड और पश्चिम बंगाल ज्यादा हिस्सा रखते हैं, वैसे राजमहल वगैरह बिहार के और ये भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा आ जाता है, लेकिन मुख्य तौर पे झारखंड और पश्चिम बंगाल रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है साथियों, ये सबसे बड़ा संचित भंडार क्षेत्र है। कौन सा? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र सबसे बड़ा संचित भंडार क्षेत्र है। एक एक लाइन से प्रश्न बनता है, ठीक है, आप कहीं भी हल्के में ना आके। अब है ना, जो 152वीं क्लास थी उसके अंदर मैंने बता दिया था कि इंडिया वाली वन लाइनर कब आएगी, इंडिया वर्ल्ड वाली सेकंड ग्रेड की, वो बता दिया था, लेकिन क्लास के अंत में बताया। काफी सारे विद्यार्थी क्लास अंत तक देखते नहीं है, जबकि अंत में कोई ना कोई मैसेज जरूर देता हूं, चाहे मोटिवेशनल हो, चाहे कोई भी हो, सूचना हो, चाहे कोई भी, देखते नहीं है। इसके बाद में कमेंट आते हैं, सर आप बता नहीं रहे हो कब आएगी वन लाइनर, हम इंतजार कर रहे हैं, ऐसा फलाना ढिकना। और भैया देख लिया करो, मैं आपको कहता हूं एक एक मिनट, मैं खुद भी, मेरे पास भी इतना समय नहीं है कि मैं आपका समय व्यर्थ करूं और फालतू यहाँ पे 5-7 मिनट या 10 मिनट तक आपको कोई ऐसे ही बातें करता रहूं। यदि इतना समय होता तो मैं लाइव लेता, ठीक है ना, टाइम पास करते आप और हम मिलके टाइम पास करते, ठीक है, टाइम को मारते, कहते हैं ना टाइम किलिंग, ठीक है, तो टाइम को मारते, लेकिन इतना समय नहीं है अपन कि अपन समय को मार सके। समय अपन को मार देगा यदि उपयोग नहीं किया तो, ठीक है ना। तो देखो सबसे बड़ा संचित भंडार क्षेत्र है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, ठीक। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है झारखंड, इसमें एक तो झारखंड, एक पश्चिम बंगाल। अब झारखंड के अंदर भी ये झरिया है ना, ये बहुत पूछा जाता है, झरिया बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले पूछते हैं कि झरिया कहाँ है, तो झ से झरिया, झ से झारखंड, बस हाथों हाथ टंटो खत्म, याद होगो, ठीक है। तो झरिया कहाँ है? झरिया झारखंड के अंदर है। सबसे पहला तो आपको ये याद हो गया। फिर दूसरा प्रश्न है कि ये सबसे वृहद कोयला संचित भंडार है, ठीक है, सबसे वृहद कोयला संचित भंडार है झरिया झारखंड, ठीक है, झरिया झारखंड। इसके अलावा चंद्रपुरा, बोकारो, गिरिडीह, कर्णपुरा, रामगढ़ आदि ये भी आपके झारखंड के कोयला संचित भंडार है, ठीक। कोयला उत्पादन क्षेत्र कह दो आप, ये कोयले से संबंधित, तो इनमें स्थान देके पूछा जाता है, या तो मिलान वाले पूछ लेते या सुमेलित असुमेलित कुछ भी पूछ लेते, भाई एग्जामिनर मत है, ठीक है ना। तो अपने यहाँ झरिया झारखंड ये जरूर याद रखना है, ठीक है, और ये तो याद हो गया, झरिया झारखंड सबसे बड़ा अपने कोयला उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है, कोयला संचित भंडार क्षेत्र है। अब देखो दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये पूछा जाता है आपको रानीगंज, ठीक है, कि रानीगंज क्षेत्र कहाँ है पश्चिम बंगाल के अंदर, किससे संबंधित है? कोयला उत्पादन से संबंधित, ठीक, ओके। ये है भारत का रूर क्षेत्र, कौन सा? दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। यहां से सर्वाधिक कोकिंग कोल प्राप्त होता है। कोकिंग कोल क्या होता है? अच्छी किस्म का कोयला होता है, जो मतलब राख कम देता है,
कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, ये कोकिंग मतलब कोल ज्यादा प्राप्त किया जाता है इससे, ये कोक ज्यादा प्राप्त किया जाता है, कोक, ठीक है ना। तो ये कोकिंग कोल है। तो कोकिंग कोल सबसे ज्यादा प्राप्त होता है इस दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये नक्शा है अपने कोयला वितरण प्रमुख क्षेत्रों का, लेकिन ये अंतिम स्लाइड पे भी शामिल किया गया है, वहां पे मैं समझाऊंगा आपको। अभी आप एक बार जो मैं समझा रहा हूं उसे समझ लो। सोन नदी घाटी क्षेत्र, अब सोन नदी घाटी क्षेत्र पूछे तो ध्यान रखना कि एमपी और यूपी की बात हो रही है, ठीक है। एमपी और यूपी के जो कोयला वितरण प्रदेश है प्रमुख, उनकी बात हो रही है, वो सोन नदी घाटी क्षेत्र है। अब इसमें आपके साथियों सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया, तारापानी, रामकोल और ये सारे खनन क्षेत्र आ जाते हैं जो आपके सोन नदी घाटी क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं महानदी घाटी क्षेत्र। महानदी घाटी क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, क्योंकि ये नदियां मैंने आपको सारी पढ़ाई है और नदी घाटी क्षेत्र सारे पढ़ाए हैं, तो ये आपके बेसिन सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे महानदी घाटी क्षेत्र है, इसमें छत्तीसगढ़ का एक कोरबा है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कि कोरबा कोयला उत्पादन क्षेत्र से संबंधित कोरबा किस राज्य में, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। विश्रामपुर, लखनपुर, सिलीमिली, चिरमिरी, ये जो है ये सारे छत्तीसगढ़ के अंदर। उड़ीसा के अंदर ये तलचर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, ठीक है, कि तलचर कहाँ है, तलचर उड़ीसा के अंदर है। इसके अलावा सुंदरगढ़, संबलपुर आदि ये भी जो है उड़ीसा के कोयला संबंधित क्षेत्र है, ठीक है। तो ये चीजें याद कर लेनी। अभी मैं आपको नक्शे में बताऊंगा और भी जो स्थान अपने जो छूट रहे हैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बार ये बेसिन क्षेत्र जो कोयले के हैं वो पूरे पढ़ लेते हैं। फिर बचा आपके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र यानी कि तेलंगाना ज्यादा है, आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा है सीमांध्र का, लेकिन तेलंगाना का ज्यादा हिस्सा है, यानी तेलंगाना वाला क्षेत्र यदि पूछते हैं तो गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र, ठीक है। ये तेलंगाना में सर्वाधिक विस्तृत है, जिसमें आपके करीमनगर, खम्मम, वारंगल ये सारी चीज आ जाती है। अब एक जो प्रश्न ये बनते हैं, ये लिग्नाइट खनन केंद्र है ना, लिग्नाइट वाला, ये बहुत बनते हैं साथियों, ठीक है। और इसमें भी आपको पूछे जाते हैं सीधे सीधे राज्य, स्थान का नाम देकर राज्य पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एक तो तमिलनाडु, राजस्थान, ये सारे आपके प्रसिद्ध है। अभी बताया ना आपको, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान ये तो प्रमुख है ही। तो एक तो ये नेवेली, ठीक है ना, जो कहां है, तमिलनाडु के अंदर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना। एक ये पलाना, ये तो अपने राजस्थान का ही है, बीकानेर के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा लखीमपुर माकुम, ये है असम के अंदर। करेवा क्षेत्र जम्मू कश्मीर ऊपर उत्तर में है, ठीक है। उमरसर गुजरात के अंदर है। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिग्नाइट वाले क्षेत्र, ठीक है। तो सारी चीजें लगभग आपको मैं जो दे रहा हूं क्लास के अंदर वो मक्खन है। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र देख लेते हैं जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि कोयला पड़ रहे हैं तो राजस्थान भी लगे हाथों देख लेते हैं। बाड़मेर के अंदर कपूडी, गिरल, जालीपा। बीकानेर के अंदर पलाना, बरसिंगसर, गुदा, राजेरी, हाडला, केसर देसर आदि। नागौर के अंदर मेड़ता रोड, कसनाऊ और मातासुक, ये चीजें पूछी जाती है। अब जैसे आपके ये तृतीय श्रेणी का एग्जाम होगा ना, ग्रेड 3 का, उसमें राजस्थान बहुत तबीयत से पूछा जाएगा, तो उनमें ये चीजें हैं। और ये है कि राजस्थान जहां तबीयत से पूछा जाएगा अपन आगे रहेंगे, ये बात आप मान के चलें, क्योंकि काफी सारा पढ़ लिया है, वापस रिवीजन रिवीजन करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, जो भी चीजें आएगी उनको सबको पढ़ेंगे, अपने कुछ भी छोड़ना नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर एग्जाम को फोड़ना है और निकालना है। चलिए अब देखो, अब ये जो है कुछ प्रमुख क्षेत्र, ये नक्शा भी है पास में और लिस्ट भी है अपने पास, ठीक है। तो ये चीजें जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान देना। देखो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया कि रानीगंज पूछा जाता है, ये सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कहा बताया था, ये देखो पश्चिम बंगाल के अंदर रानीगंज, ठीक है, ये देखो। फिर यहाँ पे आ गए अपन वापस, तो ये जो है भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ये यहाँ पे ये यदि देखोगे आप, ये रहा यहाँ पे रानीगंज, ठीक है। और झरिया झारखंड के अंदर है, ये राजमहल, ये यहाँ पे ये अलग है, ठीक है। ये तलचर और ये उड़ीसा के अंदर है, ये कोरबा छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है। ये सिंगरौली और ये सारे मध्य प्रदेश के, यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर है। और यहाँ पे ये सिंगरैनी जो है सीमांध्र के अंदर है। यहाँ ये नेवेली तमिलनाडु,
तो ये सारी चीजें आपके नक्शे में भी क्लियर हो जाएगी। अब देखो झारखंड के अंदर झरिया जो सबसे बड़ा है, ठीक है, इसके अलावा अपन ने पढ़ा अपने बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज। एक मिनट, एक यहाँ पे है ना, हाँ ठीक है, ओके चलिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर साथियों सिंगरौली, सुहागपुर, जोहला, उमरिया और सतपुरा कोयला फील्ड। यहाँ पे पास में देखते रहना, ये देखो सिंगरौली, उमरिया, ये सारे यहाँ दे रखे हैं, ठीक है यहाँ पे। इसके अलावा देखो उड़ीसा के अंदर तलचर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हेमगिरी, रामपुर आदि। आंध्र प्रदेश के अंदर कंटापल्ली और सिंगरेनी, ये सिंगरेनी अलग है और सिंगरौली अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये रहा सिंगरेनी क्षेत्र, ठीक है, और ये रहा सिंगरौली क्षेत्र। तो सिंगरेनी अलग है और सिंगरौली अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है, उनको अलग अलग रखना, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में देखो कोरबा, एक तो यहां तो है बोकारो और यहां है कोरबा, एक जैसे शब्द लगते हैं लेकिन अलग है। बिश्रमपुर, सोनहट, झिलमिल, हसदो अरंड, ये सारे क्षेत्र जो है, अब ये ऐसे यदि पूछ लिया जाए ना तो जिसने पढ़ा है उसे तो याद रहता है, जिसने नहीं पढ़ा उसे याद रहेगा कहां से, ठीक है। असम के अंदर मकुम, नजीरा, जांजी आदि, ठीक है। मेघालय के अंदर उमरलोंग, डारंगीगिरी, चेरपुंजी, मावलोंग, लैंगरिन, ये। अरुणाचल प्रदेश में नाकमिकचिक, नामकुक, नाम ही ऐसे हैं, क्या करूं, मेरी तरफ से रखे नहीं है, ये है। तो समझ लेना कि कोई ऐसा थोड़ा सा नाम आएगा तो यह अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, और मुश्किल से पढ़ा जाता है। ये वो उस टाइप का चिकुस्लोवाकिया, बोल बेटा चिकुस्लोवाकिया, तो बोल लीजिए कौन बेटे हूं, ठीक है ना, ये उस तरीके का नाम है। तो ये है लिस्ट, इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। क्या गुरुजी इसका कोई तरीका? कोई नहीं है, रट्टो मारो, ठीक, ये याद करनी पड़ेगी, इसका तरीका है ये, ठीक है। ये नक्शा ये भी आपको मैं दे रहा हूं, पीडीएफ शेयर कर रहा हूं साथ में, ठीक है। तो ये है, जहां पे जो तरीका होता है मैं बता ही देता हूं, मेरे पास में कुछ भी नहीं रखना है, सब कुछ देना है साथियों, ठीक है। और मैं यहाँ पे सब कुछ देने के उद्देश्य से ही आया हूं कि विद्यार्थियों को जितना जो भी मिल सके अपन दें और विद्यार्थियों को लगाए नौकरी। एक समय ऐसा चाहिए मुझे कि लगभग हर स्कूल में एक मास्टर हो जो कहे कि हमारे इस सफलता के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाथ गौरव सर का भी था। तो हर स्कूल में हर एक मास्टर पहुंचाने की सपना देखा है। देखते हैं महादेव कितनी कृपा करते हैं, कितना सफल होते हैं हम उसमें, लेकिन प्रयास आपके लिए निरंतर जारी रहेंगे साथियों। और वन लाइनर के बारे में आपको बता दिया था, और अभी जो है आपको बहुत जल्दी एक कवर लॉन्च करके फर्स्ट ग्रेड की जो वन लाइनर बहुत तबीयत का काम किया उसके अंदर। तबीयत का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके अंदर एनसीईआरटी और आरबीएससी का संपूर्ण निचोड़ डाल दिया गया है। तो अब जो है वो फाइनल प्रूफ रीडिंग होकर फिर से चली गई है प्रकाशक के पास, और उसके बाद में वो उसमें करवा देंगे जो भी मैंने संशोधन करवाए हैं वो, और एडिशनल जो भी मैटर जुड़वाया है वो जुड़कर फिर वापस आपके जो है प्रिंटिंग में चली जाएगी। तो लगभग 8-10 दिन के अंदर ये आपके मार्केट में आ जाएगी, और उसको आप आराम से आप 1.5 महीने में 3 बार पढ़ सकते हो, इस तरीके से लिखी गई है। और जहां तक अपने देखा है रीट में या जितने भी एग्जाम हुए हैं, अपने 85% प्लस क्वेश्चन को कवर किया है, और यहाँ पे इस बार टारगेट 90% प्लस का लेकर चला हूं मैं। देखते हैं ईश्वर कितनी कृपा रखते हैं मुझ पर और विद्यार्थियों पर। तो लगभग जो उम्मीद है साथियों वो अच्छी है। देखते हैं, प्रयास तो देखो करना हमारा धर्म है, और अब प्रयास के अनुसार परिणाम क्या आते हैं वो देखते हैं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।